वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिसे शॉर्टली हम बोलते हैं WCT। तो WCT अगर आपके पास आता है तब आपको समझना है कि ये कौन सी थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट्स वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हमारे पास कुछ मेनली 4 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अगर हम स्टार्ट करें शॉर्ट पॉइंट्स में जो आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे, राइट। तो एक एक करके पोस्टुलेट्स देखने से पहले मैं आपको शॉर्टली समझा देती हूँ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में सबसे जो मेन बात है वो हम देख लेते हैं कि जो आपके पास मेटल होते हैं ना, उन मेटल्स की वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 टाइप की वैलेंसीज हमें दिखाई देती हैं। जब भी हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ना दोनों ही इसकी वैलेंसीज हम दिखाते हैं, शो करते हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, जो कि हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से दिखाते हैं, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उससे हम उसकी प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जिससे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको हम शो करते हैं। तो इसकी हेल्प से, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी हेल्प से, हम दोनों ही एक ही आप स्ट्रक्चर देखिएगा, अभी हम इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हम एक ही स्ट्रक्चर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको भी हम शो कर दे रहे हैं और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसे भी हम शो कर देंगे एक ही स्ट्रक्चर में। तो ये जो थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी, उसका ये पहला पॉइंट है, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला है जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी वाला है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी वाला है, ये जो होता है हमेशा नेगेटिव आयन के लिए होता है। किसके लिए होता है? नेगेटिव आयन के लिए होता है ओनली, ठीक है। और ये एक और पॉइंट बोलते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और सेकंड होता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? अब ये सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली दोनों के लिए होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस दोनों के लिए होती है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, हम नेगेटिव आयंस का भी दिखा सकते हैं और नेगेटिव आयन के साथ साथ हम दिखा सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का भी। सो ये जो चीज़ें हैं दोनों के लिए ही पॉसिबल हैं। किसमें ये पॉसिबल होंगी? सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी में। जब हम शो करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसका शो कर रहे होंगे, तो उसका नेगेटिव आयन हो या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा, राइट। तो बस यही फर्क था। प्राइमरी वैलेंसी में हम क्या करते हैं, नेगेटिव आयन, सिर्फ नेगेटिव आयन को हम लेते हैं, बट जो सेकेंडरी वाला है उसमें हम नेगेटिव के साथ साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का भी लेते हैं, और ये डायरेक्शनल भी होती है, ठीक है। इसका हम डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, डायरेक्शनल। एंड जो प्राइमरी होती है नॉन डायरेक्शनल, तो आप इसे लिख सकते हैं। सो नेगेटिव वाले में आपके पास जो प्राइमरी वैलेंसी जो है उसमें आपके पास ये क्या होता है, ये होता है डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होता है ये, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। बट जो हमारे पास सेकेंडरी वाला है, ये सेकेंडरी वाला है, समझिएगा, सेकेंडरी वाला क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। सो ये जो होता है डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है, डायरेक्शनल इसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? ये जो मेन पॉइंट मैंने बताया आपको, दैट मेटल की 2 होती हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी WCT के अकॉर्डिंग। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इसकी शो करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप नोट कर लीजिए, दैट जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, उसे हम किस तरह से शो करते हैं। जब भी हम किसी प्राइमरी वैलेंसी को शो करेंगे ना, तो हम बनाएंगे इस तरह से डॉटेड लाइन, और फिर उसका जो भी आपके पास लाइगेंड है जिससे अटैच्ड है उसको हम दिखाएंगे, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी के केस में। बट जब हम सेकेंडरी वैलेंसी का केस आएगा तब हमेशा हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट लाइन बनाएंगे, बिल्कुल डॉटेड लाइन नहीं, बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी वहाँ पर। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तब आपको इसको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कब हमने डॉटेड बनाई है और कब हमने बिल्कुल लाइन बनाई है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं कि जब भी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लाइगेंड से अटैच होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, राइट। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम जब भी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहे होंगे तो हम इसके डायरेक्ट लाइन दिखाएंगे। बट जहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे होंगे उसका हम क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन से हम उसको शो करेंगे। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई? ये जो मेन में मैंने आपको अब 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको समझ में आ गए? तो उसके बाद हम इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं एक एक करके। द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी आर, सबसे पहला पोस्टुलेट जो मैंने आपको बताया वही, द सेंट्रल मेटल और द मेटल एटम्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, मेनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब इन्होंने फिर वही चीज़ क्या की है, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है वो बताया है, दैट द प्राइमरी वैलेंसी रिलेट्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, एंड द सेकेंडरी वैलेंसी रिलेट्स टू द कोऑर्डिनेट नंबर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसको शो करती है वो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया,
The number of secondary valencies is fixed for every metal atom. It means that the coordination number is fixed. यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का फिक्स्ड रहेगा. अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, और 4 है तो सभी के लिए 4 ही होगा, राइट. प्लेनर है तो प्लेनर, और आपके पास अगर आपके पास आ जाता है ऑक्टाहेड्रल आ जाता है तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, राइट. तो यहाँ वाले पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ही रहेगा, उसे हमें 4 ही बनाना होगा. और अगर हमारे पास कोई 6 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए, राइट. ना उससे कभी बढ़ेगा ना उसका कभी कम होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 और 6 ऐसे ही तो रहता है ना. तो यहाँ पर भी क्या है, बिल्कुल वही पॉइंट बोला हुआ है. मैंने आपको पहले नहीं बोला था, इसमें मेंशन हो गया ये. तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मेटल का जो होगा उसकी सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा फिक्स रहती है, जो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उससे. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आप. नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैंने आपको बोला था. द मेटल एटम वर्क्स टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज. दोनों को ही सेटिस्फाई करता है. ए नेगेटिव आयन सेटिस्फाइज द प्राइमरी वैलेंसी. नेगेटिव आयन हमेशा क्या करता है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते कैसे हैं, नेगेटिव वाले की. जो नेगेटिव वाला होता है आपके पास आयन, वही उसकी ऑक्सीडेशन मेटल, क्योंकि मेटल सारे पॉजिटिव होंगे ना, तो जो भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव में आएगी. तो जब उसकी खुद की पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव वाला तो उसकी बता रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. वही चीज़ है ना ये. तो जब भी मेटल आइटम की अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी जो वैलेंसी की बात करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी की, तो नेगेटिव आयन ही शो करते हैं in case of primary valency. But on the other hand, a negative ion or neutral molecule satisfies the secondary valencies. यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ नेगेटिव आयन ही शो करेगा. अगर न्यूट्रल आ गया तो, क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हम लाइगेंड के सारे लाइगेंड्स का हम न्यूट्रल, जो भी न्यूट्रल हैं या फिर नेगेटिव हैं, उन सभी का हम क्या कर सकते हैं, उन सभी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में कैलकुलेट करते हैं. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, प्लीज़ जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल. अगर आपने प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा होगा, राइट. देखिए, सो नेगेटिव आयन में यानी कि नेगेटिव आयन से आप उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं. और अगर आपके पास न्यूट्रल है, क्योंकि लाइगेंड तो न्यूट्रल भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों के हिसाब से निकलेगा. तो दोनों ही जो होंगे यहाँ पर क्या होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहे होंगे. तो यही मेरे बेसिकली जो 4 पॉइंट्स थे मेन, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी. और एक और पॉइंट है जो कि आपको फिर से रिकॉल करा देती है. जो प्राइमरी वैलेंसी वाला होता है, प्राइमरी वैलेंसी को जब भी हम शो करेंगे यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे हमेशा डॉट 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 करके हम बनाएंगे और उसका बॉन्ड दिखाएंगे. और जो सेकेंडरी वैलेंसी वाला होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे जब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को हम दिखा रहे होंगे. तो फर्क हमें डायग्राम में भी दिखना चाहिए कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वैलेंसी कौन सी है और कौन सी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है. तो दोनों में फ़र्क दिखना चाहिए. तो अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है दैट प्राइमरी वैलेंसी जो होती है नेगेटिव आयन होती है, नेगेटिव आयन में होती है सिर्फ ओनली, और अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो, और नॉन डायरेक्शनल होती है. और सेकेंडरी वैलेंसी वाली जो है नेगेटिव आयन और न्यूट्रल दोनों के लिए होती है और डायरेक्शनल होती है, राइट. सो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है. ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू WCT, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, है ना. तो WCT के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है. जैसे जैसे हमने समझा है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाइए, बिल्कुल भी मत डरिएगा, बिल्कुल भी आपको हिचकने की ज़रूरत है ही नहीं. बेसिकली देखिए, मैं आपको पहले आपको ना ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी से आपको आधी बातें समझा दूंगी. देखो कैसे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास ये है मेटल, राइट. और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास इसका लाइगेंड है ना. तो हम जानते हैं जो उसके लाइगेंड होता है वही हमेशा क्या शो करता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना. कोऑर्डिनेशन नंबर वही शो करते हैं जो स्फीयर के अंदर रहते हैं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने के लिए ये आपके पास 6 होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. इतनी बात पता चल गई. अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की 2 ही वैलेंसी होती है ना, हमें पता है कि 2 टाइप की होती है वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो सेकेंडरी तो हमें पता चल गई. अब प्राइमरी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे पता चलेगी, क्योंकि हम जानते हैं NH3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की कोई वो नहीं होती है, राइट. और इसीलिए हमने यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी कैलकुलेट किया है कोऑर्डिनेशन नंबर में. 6 आया है ना इसका, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और या फिर नेगेटिव जो भी होगा उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता. ये भी पॉइंट था, है ना, ये भी पॉइंट था कि नेगेटिव हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो दोनों ही तय करेंगे, राइट. तो अब मैं बोल रही थी आपको कि ऑक्सीडेशन के बारे में बोल रही थी मैं. तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ NH3 न्यूट्रल है, 0 है, बचा Cl जानते हैं आप क्या होता है, -1 होता है. 3 Cl है तो ये क्या हो गया, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई CO की. तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन किसने शो करी, बेसिकली ये Cl ने शो करी, है ना. नेगेटिव आयन जो है ये वाला, इसने शो करी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट.
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसने शो करी है, Cl ने। ये क्या है इसकी, ये क्या है बेसिकली इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर शो हो चुकी है और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ शो हो गई है। तो ये बात जो है आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगी। तो जब भी आप Cl को शो करेंगे क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है तो इसे हम कैसे बनाएंगे, डॉटेड से शो करेंगे, ठीक है। और NH3 का जब हम बॉन्ड दिखाएंगे CO के साथ तो हम डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा वाला बनाएंगे। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है। और जो हमारे पास Cl है वो कैसे बॉन्ड से अटैच्ड है, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का चक्कर है। यानी कि वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन वाले हैं और प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, इसीलिए ये इस तरह से अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें मैंने आपको बता चुकी है, समझा चुकी है। तो अब आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, यहाँ पर कोई ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए। देखिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ देखना होगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसके हिसाब से हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। देखिए यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने से अटैच्ड है, 6 NH3 से अटैच है। तो हम सबसे पहले 6 के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 6 के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि 6 कौन है हमारे, NH3 हैं। तो इनके नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए NH3, ठीक है, इतना हो गया आराम से, इनका बन गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाए थे उनमें हमने सिर्फ ऐसे वाला बॉन्ड ही बनाया है ना, क्योंकि अभी तक हमारे पास केस ही नहीं आया, ऐसे आयंस का केस ही नहीं आया, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला केस ही नहीं आया। तो वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इससे पता चला कि हम दोनों ही इसकी स्टेट वैलेंसीज को शो कर सकते हैं एक ही डायग्राम में। तो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि इतने का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास Cl3 भी है जो कि उसकी प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, राइट। तो उसे हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 Cl को कहीं भी घुसा देंगे यहाँ पर विद डॉटेड लाइन्स। मैंने क्या बोला था, डॉटेड लाइन से हमेशा शो करना है, ऐसे थोड़ा स्ट्रेट बना लीजिए। जब भी आपके पास प्राइमरी को शो करना होगा तो आप डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे Cl को, जो भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी शो कर रहा होगा उसको बेसिकली, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना मेरी। तो यहाँ पर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, डार्क लाइन से हमने शो किया हुआ है NH3 को। और क्योंकि वो NH3 जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रही है, इसीलिए हमने क्या किया है, इनको डायरेक्ट लाइन से शो किया हुआ है। देन Cl3 जो है आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दिखा रही है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा कैसा होगा, डॉटेड लाइन से शो होगा। इतनी बात समझ में आ गई तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। सेकंड इज कोबाल्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, NH3 5 NH3 है और एक और है हमारे पास Cl है उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और Cl2 यानी कि उसका क्या दिखा रहा होगा, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 2 है ना। बट यहाँ पर Cl अंदर भी तो है, Cl अंदर भी तो है। तो यहाँ पर क्योंकि Cl अंदर है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा 3 ही होगा, ठीक है। उसके अंदर होने से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, Cl अंदर हो या बाहर हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल वही रहेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 में हमने Cl को भी लिया हुआ है, तो इसे हम तो डार्क लाइन से दिखा देंगे। बट इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 है, 3 जो होगी इस तरह से डॉटेड लाइंस भी बनेंगी, है ना। तो इस तरह से हम Cl को कैसे दिखा पाएंगे कि Cl जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम Cl का जब भी बॉन्ड बनाएंगे ना तो एक डॉटेड लाइन भी दिखा देंगे और एक डायरेक्ट लाइन भी दिखाएंगे, ताकि हम दिखा सकें कि वो दोनों चीज़ में ही पार्टिसिपेटेड है ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम बस सिंपल क्या करेंगे, आराम से इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये देखिए ये है CO का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इस तरह से। 6 के लिए बनेगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। इसे मैं मिटा देती हूँ, आप फिर आराम से वैसे बना पाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका जो है +3 है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो 6 बना लेंगे सबसे पहले इस तरह से, 6, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक Cl को आप कभी भी कहीं भी शो कर लीजिए। चलो ऐसे एक तरफ से शो कर लिया हमने, इसे थोड़ा अलग दिखा लेते ताकि ये हम इसे बार बार शो कर सकें। बचे हुए जो 5 NH3 हैं उनको इस तरह से हम शो कर लेंगे, है ना। इस तरह से NH3 5 को लगा लिया। अब हमारे पास बच गया है Cl2, है ना। Cl2 बच गया है। Cl2 को हम कैसे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से, क्योंकि 3 है हमारे पास जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। तो तीनों को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। सो इस तरह से ले लेते हैं इसे, अलग पेन से ही ले लेते हैं इसको भी, डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl। बट मैंने आपको बोला था एक Cl जो है कोऑर्डिनेट को भी शो कर रहा है और दूसरा
वो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पार्टिसिपेटेड है। तो यहाँ पर जब इस तरह का बॉन्ड बनेगा ना, ये डॉटेड लाइन वाला भी और इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन वाला भी, तो ये शो करेगा कि ये Cl जो है ना, ये Cl कोऑर्डिनेट में भी पार्टिसिपेटेड है और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पार्टिसिपेटेड है, तो दोनों में ही वो पार्टिसिपेटेड है। इससे ये समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया। कभी भी ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा दोनों ही उसमें बना के दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है CONH3 का होल 4 और Cl2। यहाँ पे भी बहुत ईजी है, बट यहाँ पर देखिए इस बार हमारे पास दो हैं जिनकी डॉटेड और डायरेक्ट लाइन बनेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया। इसके अंदर जो स्फेयर के अंदर है वो 6 हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, यहाँ पर भी 3 है। 3 Cl है तो 3 है ना। तो यानी कि हमारे पास 3 यहाँ पर डॉटेड लाइन वाले बनेंगे क्लोरीन के और 6 हमारे पास डायरेक्ट लाइंस बनेंगी। तो हम बनाते हैं इसका डायग्राम भी, बहुत ईजी है ये। CO, फिर इसके हम बनाएंगे बॉन्ड्स, ठीक है। NH3 बना लेते हैं 4, इनको एक ही डायरेक्शन में रख लेते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल भी लगे, है ना। सिमेट्री भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। NH3 को चारों दिशाओं में हमने फैला दिया है। उसके बाद अब बनाने की बारी आ गई है हमारे Cl की, ठीक है। तो दो Cl हम यहीं बना लेते हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक और Cl भी हमारे पास, तो उसे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से कहीं दिखा देंगे इस तरह से, ओके। तो अब क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने एक ही शो किया हुआ है डॉटेड लाइन से, तो एक ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई इसका मतलब, पर 3 है तो तीनों Cl को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से भी शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर भी बनके तैयार हो गया है। ये भी बहुत ईजी था, है ना। तो यहाँ पर बस हमने क्या किया हुआ है, NH3 को हमने चारों तरफ लगा दिया है और Cl क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट के अंदर भी था और ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उसका योगदान था, तो इसीलिए हमने उसका क्या किया, डॉटेड एज वेल एज जो स्ट्रेट लाइन है उससे हमने शो किया हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई है तो एक और क्वेश्चन है, इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे खुद ड्रॉ कीजिए, तब तक मैं बना लेती हूँ, राइट। देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो यानी कि आपके पास क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, सॉरी, तो 6 है, इसका मतलब 6 आपके पास डायरेक्ट लाइंस बनेंगी और Cl3 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है उसी के अंदर ही आपके पास क्या बनेंगे, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर ही आपके पास Cl है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहे हैं, तो उन्हीं में से क्या होंगे, जो आपके पास 3 है वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहे होंगे Cl, राइट। तो ये बात तो आपको डायग्राम से समझ में आ जानी चाहिए, इतनी थिंकिंग तो आपको रखनी चाहिए, है ना। तो CO है यहाँ पर और CO के हम क्या करेंगे, चारों दिशाओं में यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बना लेंगे इसका, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल इसके लिए बनेगा, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन वाले हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए ये NH3 को लिख लिया, फिर उसके बाद Cl भी तो है कोऑर्डिनेशन वाला, तो ये सब कोऑर्डिनेशन वाले हो गए। अब बारी आ गई हमारे पास Cl3 जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो हम इन तीनों Cl को, क्योंकि सिर्फ Cl ही तो कर रहा है जो ऑक्सीडेशन स्टेट को कर रहा है, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल है ना, तो सिर्फ Cl है जिनको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे, बिकॉज वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एज वेल एज वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, यानी कि यहाँ पे जो Cl है वो क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास NH3 और Cl दोनों हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर में ये दोनों का पार्टिसिपेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का होता है, वो भी बहुत इजी है, ये भी आपको ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, ये भी आराम से भी आपका हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 and 6 रहता है, इतना आपको बस बनाए रखना होता है। ये है इस क्वेश्चन में बेसिकली। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, ड्रॉ नहीं करना है, राइट। तो देखिए कैसे हमें करना है, ऐसे कैसे हमें दिखाना है, ऐसे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जो भी हमारे पास हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपके लिए, और इस तरह आपको बोलेगा कि मोल्स ऑफ AgCl व्हेन कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स ट्रीटेड, पहला है ट्रीटेड विद AgNO3। तो और भी हो सकते हैं ना पॉइंट्स, तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें जो मेनली आ जाता है एग्जाम में वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर किसी ने, जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया है एक NiCl2.6H2O, ये जैसे कि फॉर्मूला है ना, इसका हम देखेंगे। तो ये जैसे कि फॉर्मूला है, इसको हमने ट्रीट कर दिया AgNO3 के साथ, रिएक्ट करवा दिया, तो रिएक्ट करवाने के बाद कितने मोल्स ऑफ AgCl हमारे पास निकलेंगे। तो क्योंकि ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हमें इसे कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि AgCl कितने निकलेंगे। तो बहुत ईजी है,
AgCl कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर AgCl उतने ही निकलेंगे जितने हमारे पास Cl जो होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेशन दे रहे होंगे, राइट। यानी कि जो मतलब हमारे पास बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होंगे वही तो हमारे पास Ag के साथ बॉन्ड बना पाएंगे, क्योंकि वो तो क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में अगर वो और जो क्लोरीन पहले से ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा होगा हमारे इसके साथ, उसके साथ हमारा कोई भी वास्ता नहीं है, हमारे पास सिर्फ उसी के लिए हमें यहाँ पे सोच रहे हैं, उसी के मोल्स के बारे में हमें देखना है जो कि सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो कर रहा हो, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज उसको शो कर रहा हो, है ना। इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको मेरी। देखिए अभी हम इसका एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे करना है। जैसे आपके पास इस तरह से एग्जाम्पल आ गया है NiCl2.6H2O, इतना आ गया। अगर आपको इसे बनाना हो, इसे कोऑर्डिनेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना होगा, है ना। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 होता है या तो फिर 4 होता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो Ni जो होगा इस तरह से कोऑर्डिनेशन के अंदर बना देना आप Ni को, और उसके बाद H2O जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने हैं, 6 हैं, है ना। तो अब 6 हो गए। अब Cl की जगह बची नहीं बची, तो Cl कहाँ लिख देंगे हम, Cl2 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब हमें लिखना है इसका अगर इसकी मोल्स कितने निकलेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, जो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर के बाहर, सॉरी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर जितना भी आपके पास निकलेगा वही क्या करेगा, बेसिकली वही पार्टिसिपेट कर पाएगा Ag से रिएक्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर है तो ये नहीं कर सकता पार्टिसिपेट। बट ये वाला जो है क्योंकि आयन के फॉर्म में है, ये टूट जाएगा आराम से, तो यही तो रिएक्ट कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बाहर वाले को, क्योंकि वो आयनिक में है ना, तो आयनिक वाला ही रिएक्ट कर पाएगा, वो टूट के फटाफट Ag से रिएक्ट कर पाएगा और फिर AgCl बना पाएगा। तो जब 2 Cl हैं तो 2 Ag भी होंगे, तो यानी कि कितने AgCl बन जाएंगे हमारे पास, कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मोल्स AgCl, 2 मोल्स AgCl। समझ में आ गई मेरी बात। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आपके पास और भी आ गए हैं, इनका भी आपको बताना है। तो आप इनको कैसे बताएंगे, चलो सबसे पहले से क्या करो, कन्वर्ट करो इसको फटाफट से कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाइए इसका, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हम बताएंगे कितने मोल्स जो होंगे AgCl जो है इसके निकल पाएंगे कॉम्प्लेक्स से, राइट। तो देखिए COCl3 है, फिर 4NH3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें NH3 को हमेशा अंदर ही लेना है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही हमेशा कोऑर्डिनेशन में जो होता है अंदर ही बनाता है, आयनिक नहीं है ना वो। तो आयनिक जो है Cl वाला है तो उसी को हमेशा बाहर करना होता है। तो प्राइमरीली आपको लेनी क्या है, NH3, सारे के सारे NH3 अंदर आ जाए, इतनी बात हमेशा आपको क्या करनी है, कन्फर्म करनी है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को वो फॉलो कर रहा हो, इतनी बात आपको हमेशा देखनी है। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि COCl3 है और 4NH3 है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, पहले NH3 को अंदर लाना होगा और फिर हमारे पास जो भी Cl होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉलो कर रहे होंगे उसको हमें क्या करना होगा, अंदर लेके आना होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, CO कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे सबसे पहले, CO, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि Cl इस तरह से डॉट के फॉर्म में, तो हमें पहले Cl को भी देखना होगा। तो कितने Cl अगर हम ले सकते हैं कि 4 NH3 भी अंदर आ जाए, तो 2 Cl ले पाएंगे तभी चारों NH3 आएंगे, है ना। तो हमने कितने लिए हैं यहाँ पे, Cl2 हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डॉट फॉर्म में था तो इस तरह से हमें लेना पड़ेगा इसे COCl2। और उसके बाद वैसे आप चाहे तो इसे बाहर भी बना सकते थे, वैसे कोई मतलब इसके बाद भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं वैसे, NH3 का होल 4 और फिर यहाँ पे Cl2 दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी तभी सेम ही रहेगा, है ना। तो Cl2 जो होगा अंदर आ जाएगा और कितने आपके पास रह जाएंगे, एक Cl जो होगा बाहर रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही जितना Cl बाहर आ गया वही क्या होगा, उतने ही वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एक ही Cl है जो आयनिक बना पाएगा एक Ag के साथ, तो ये एक ही बनाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 मोल AgCl बनेगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये क्वेश्चन आप गलत तो नहीं करेंगे ना, है ना। तो उसके बाद आपके पास है यहाँ पे PtCl2 और .2NH3। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल कितने हैं, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, राइट होता है, तो यानी ये सबके सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ सकते हैं। तो PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, फिर आप Cl2 लिख दीजिएगा, Cl2, और ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पे फुलफिल हो गया है, बट यहाँ पर क्या बाहर पे कोई है, यहाँ पे कोई है नहीं है, तो क्या यहाँ पर आपके पास Ag के साथ यहाँ पे कुछ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। तो यही चीज़ जो होती है इसे मेन बनाती है इस वाले को, दैट अगर आपके पास बाहर आयनिक में कुछ भी नहीं होगा, तो आयनिक में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली आप 0 लिख देंगे,
ईजी है ना। तो इसी तरह से था ये, और बहुत ज़्यादा ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हमने बहुत कुछ देखना है इंटरेस्टिंग, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये जो चैप्टर है आपको एग्जाम से पहले ही बस देखने की जरूरत पड़ेगी एक बार, और बाकी जो है आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवाइज ना करें, प्लीज़ रिवाइज ज़रूर कीजिए, बीच बीच में रिवाइज करते रहना चाहिए, तभी आपको ये जो ना बाद में जो होता है कि आप अगर बाद में अचानक से रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आती है, बहुत सी कॉन्सेप्ट जो होते हैं आप भूल जाते हैं, तो रिवाइज करते रहना चाहिए बीच बीच में। इतना ही मुझे कहना था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned